नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी से संबंधित है। और आज की इस क्लास में सिर्फ मैं इतना आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास देख लेने के बाद आपको परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी, ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज़्यादा है, या कोई गृहिणी कुछ कम हो जाने पर 20 रुपये में 3 किलो चावल ज़्यादा खरीदती है तो उसका नया मूल्य या पुराना मूल्य। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही डिटेल वीडियो है और इससे बेहतर वीडियो इस टॉपिक पे शायद ही आपको YouTube पे देखने को मिलेगी। और ये क्लास देख लेने के बाद इस टॉपिक पे कोई और चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। कोई गृहिणी अपना खर्च पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य बना के देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद इसका ट्रिक भी बता दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस में वृद्धि हो गई है 20%, यानी प्राइस पहले यदि 100 रुपया था तो वृद्धि होकर हो गया 20%, 120 रुपया। पूछा हुआ है कि कोई गृहिणी अपना खर्च पहले जैसा रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो प्राइस जब बढ़ गई है तो आपको पता है प्राइस और खपत में, यानी कीमत जब बढ़ती है तो खपत कम होता है। अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिलेशन है कि यदि आपके पास सीमित पैसा है और किसी भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो उस चीज़ को आप कम खरीद पाओगे। तो क्योंकि आपके जो कंजम्पशन होगा, सी में लिखता हूँ, यानी खपत, वो कम होगा। तो प्राइस का और कंजम्पशन का, कीमत का और खपत का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा रेशियो 20 और 100 का। तो कीमत जब 100 रुपया से 120 रुपया हुआ तो जो खपत है वो 120 यूनिट से घट के 100 यूनिट हो गई। तो यही पूछा हुआ है कि खपत में कितने % की कमी आई। तो आप कहोगे सर यहाँ 120 था, अब 100 हो रहा है। 120 केजी कर रहा हो, 120 यूनिट कर रहा हो, कुछ भी मान लो, हमें तो परसेंटेज से मतलब है। यानी 120 कोई चीज़ खपत हो रही थी, रेट बढ़ने की वजह से 100 खपत हो गई, यानी 20 कम हो गई। तो कह रहा है परसेंटेज कमी कितनी है। तो आप कहोगे सर 120 रुपया में 20 की कमी हो गई तो 100 में कितनी कमी होगी, यही परसेंटेज होता है। 0 से 0, 2 छके 12, 2 3 6, तो से करोगे तो ये आ गया 50, यानी आ गया 50/3 बराबर 16 सही 2/3% की कमी आ गई। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। समझ आई कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे बेहतर बात सीखने वाली है कि प्राइस में, यानी कीमत में, और खपत में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन होता है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगी, या खपत बढ़ेगा इसका मतलब कि प्राइस कम हुआ है। ये तो सिंपल बात है, वो आप जानते हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रिक के ऊपर कि 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये जानना बहुत जरूरी था। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कीमत में और खपत में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन होता है। यानी खपत बढ़ेगी तो इसका मतलब प्राइस कम हुआ है, या प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी प्राइस और खपत में, कंजम्पशन में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन होता है। यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन के एकदम ट्रिक पर आ जाते हैं। ट्रिक क्या दिया हुआ है कि 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने % की कमी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक जो होता है उसको ध्यान रखिए। मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ, ये होता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज कमी या वृद्धि किस लिए है, परसेंटेज कमी या वृद्धि, परसेंटेज कमी या वृद्धि, ये दोनों के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो सर आप कहोगे सर परसेंटेज दिया हुआ है 20, तो 20 बटे, अब परसेंटेज क्या हुआ, 20% वृद्धि हुई है ना चीनी के मूल्य में, तो आप कहोगे 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। अब इसी को करोगे तो 20 छके 20 से ये 100/6 आ गया, इसका मतलब 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा, यानी इतने कमी आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट की जरूरत आगे पड़ेगी, हर जगह ये ट्रिक काम
नहीं करेगा। और ट्रिक ये है कि जब कभी इस तरह के प्रश्न आए, हम और इस तरह के प्रश्न करने वाले हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है, परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि के लिए आता है। तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस, 100 प्लस तब यूज करना है जब किसी चीज़ का मूल्य में वृद्धि होती है, यानी जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस यूज करेंगे, जब कमी की बात होगी तो माइनस यूज करेंगे। उसके बाद इसी पर ये जैसे मैंने बनाया, ये यहाँ से एक ही चीज़ का आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों सीख गए आप। अब आइए आगे चलते हैं। दोनों चीज़ें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, इसलिए ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगला सवाल, प्रश्न ये है कि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो क्या हो गया, पेट्रोल की कीमत में कितनी % वृद्धि हुई, 7%, यानी कि जो प्राइस थी पहले यदि 100 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 7% बढ़ गई, यानी 107 रुपये हो गई। ये रुपये की बात हो रही है क्योंकि प्राइस की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि रुपये में यानी कीमत में और खपत में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशन होता है, यानी जब रुपीज बढ़ा है यानी कीमत बढ़ी है तो कंजम्पशन यानी खपत जो होगा वो कम होगा। तो क्या होगा, 107 और ये हो जाएगा 100। अपोजिट सीधा कर देना है, कीमत 100 से 107 हुई तो खपत 107 से घटकर 100 हो गई। अब यही पूछा हुआ है कि आप बताओ कि कितने % की कमी आई है खपत में। तो 107 पहले खपत हो रहा था, अब 100 हो गया, यानी 7 की कमी आई है। यानी 107 में 7 की कमी आई है तो 100 में क्या होगा, यही होगा आंसर। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा जब करोगे तो 700 और बटे 107 बराबर आ जाएगा ये 6 × 58/107%। और ट्रिक कैसे होगा, इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक ये होगा कि क्या होता है, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 7, तो 7 अब वृद्धि हो रहा है तो लिखेंगे 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या होगा, 7/107 मल्टीप्लाई 100। और ये चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें यही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 58/107% आंसर। क्लियर हो गया। ये दोनों चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। ये होगा कॉन्सेप्ट और ये हो गया ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, बस बने रहिए, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। दोस्तों सवाल है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की कमी हो गई तो उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोस्तों सवाल यह है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% कमी हो गई। आमतौर पे तो अधिकारी के वेतन में वृद्धि होता है, लेकिन सवाल में दिया हुआ कि कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि यदि पहले इतना ही अगर वेतन लाना हो, कमी तो हो गई है लेकिन अब पहले इतना वेतन लाना है, वहीं तक पहुंचाना है, तो आपको कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों दिया हुआ है कि अधिकारी के वेतन यानी सैलरी जो है, सैलरी 20% की कमी आ गई है, यानी पहले यदि 100 रुपये उसे मिलता था तो अब कितना मिल रहा है, 80 रुपया। तो अब कह रहा है कि यदि पहले इतना ही वेतन उसे लाना हो तो अब तो 80 रुपये हो गया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि पहले इतना ही उसका वेतन करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 80 में 20 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 80 में आपको 20 जोड़ने पर ही पहले इतना वेतन आएगा। तो कह रहा है कितने % बढ़ाया आपने, तो उस परसेंटेज के लिए होता है 100 से मल्टीप्लाई, 20 चौके 80, 4 से करोगे तो 25, ये भी हो गया 25%। 25% बढ़ाना पड़ेगा तब पहले इतना वेतन आएगा। अब अगर ट्रिक से करें तो ट्रिक वाली वही बात है कि परसेंटेज अपॉन 100, यहाँ माइनस होगा 20, क्यों होगा, क्योंकि कमी हो रही है वेतन में, तो कमी होगा तो 100 माइनस, बाकी ऊपर कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई 100। अब ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 20/80 मल्टीप्लाई 100, 20 चौके 80, 4 से करोगे तो आ जाएगा 25, यानी 25% वृद्धि करनी पड़ेगी उसके पहले इतना वेतन लाने के लिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है, बाकी कंसेप्ट और ट्रिक सब एक ही काम करेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन यानी यहाँ सैलरी दिया हुआ है, किसका, ए और बी का। तो ए का वेतन बी के वेतन से, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है
कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 100 मानना है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से, यानी जिसके साथ से लगाओ कि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, इसलिए हम जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको हम 100 मानेंगे। तो कह रहा है कि बी के वेतन से ए का वेतन 30% अधिक है, यानी ए हो जाएगा 130। क्वेश्चन ये कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब ये कह रहा है कि जो ये बी का वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ए 130 है और ये 100 है, तो यहाँ कितने रुपये कम हुआ? तो कहोगे सर यहाँ तो -30 हो रहा है, यानी 30 कम हो रहा है, यानी 130 रुपया ए है, तो बी का वेतन कम कितना है? 30 रुपया। तो पूछा हुआ है कि कितना परसेंट कम है, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 100 0 से 0, ये आ गया, ये आ गया 300/13, तो ये आ गया 13 दूना 26, 4 बचा 13 3 39, 1/13%। ठीक है ना? क्या है ये? माइनस है। माइनस में क्यों? क्योंकि इतनी कमी करनी पड़ेगी। माइनस में नहीं होता आंसर, लेकिन इतना परसेंट कमी हो रही है। कमी को अगर सारा यहाँ माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो 23 सही 1/13% कमी करनी पड़ेगी। किसको? बी का वेतन ए के वेतन से ये 15% कम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे? बी का वेतन कितना कम है? इतना परसेंट कम है। तो अब ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से सीधा बात है कि कितना परसेंट ज़्यादा है? एक ही परसेंट दिया हुआ, 30% अधिक है, तो 30 बटे अब सीधा 130 लिखो, क्योंकि अब प्लस वाला माइनस वाला काम खत्म। 100 प्लस वृद्धि हो रहा है 30 बटे 130 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 23 सही 1/3% आंसर। क्लियर हो गया? ये क्या है? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हर तरह के प्रश्न है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धैर्य बना के देखिए, आपको हर एक से बढ़ के एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न कि बी का वेतन ए के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, बी का वेतन, यानी यहाँ भी सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, सैलरी है ए की और बी की। अब यहाँ देखना है, मैंने बताया है आपसे कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसी को 100 मानना है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से, यानी ए के वेतन से कंपैरिजन हो रहा है, तो ए का वेतन आपको मान लेना है 100। ए का वेतन 100 हो गया, तो बी का वेतन ए के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। अब 33 सही 1/3% कम है। एक चीज़ अब यहाँ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अब 33 सही 1/3%, इसमें अगर मैं कम करूँ, ठीक है, तो यहाँ तो मामला पॉइंट में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या है कि सबसे पहले 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये हम लिखेंगे। तो कहोगे सर इसकी वैल्यू तो होती है 1/3। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कहने का मतलब है कि यदि परसेंटेज हटाओगे तो इसका मान आ जाएगा 1/3। तो यदि ये नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू, तो हम जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसी को मान लेंगे हम 3, कि भाई ए की सैलरी 3 यूनिट है, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? ये होता है रिजल्ट वैल्यू, यानी 3 का 33 सही 1/3% होगा 1, यानी 1 कम हो जाएगा। 3 यदि ए का है तो 33% कम बी का है, तो 3 में यदि 1 मैं कम करूंगा तो बी का कितना आ जाएगा? 2। अब ये पूछा हुआ है कि बी का सैलरी, सॉरी ए का सैलरी बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का सैलरी यहाँ कितना ज़्यादा है? तो कहोगे सर 1 ज़्यादा है, यानी ये 2 से 1 ज़्यादा है, यानी 2 में 1 ज़्यादा है, तो 100 में कितना ज़्यादा होगा? यही परसेंटेज है, यह गया 50% आंसर। यदि ये करना हो कौन सा? अब ये ट्रिक वाला करना हो, तो ट्रिक वाला अगर फॉर्मूला अपनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो 33 सही 1/3 यानी परसेंटेज बटे 100 माइनस होगा, तो 100 में से आपको 33 सही 1/3 कम करना पड़ेगा और तब मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, और इससे जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी 50%। अब ये कहोगे सर ये तो सॉल्व करके दिखाओ, तो देखो इसीलिए तो मैंने दोनों चीज़ बताई आपको, कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है और ट्रिक भी जानना जरूरी है। यदि केवल ये ट्रिक से काम चलाओगे तो जब कभी मिक्स फ्रैक्शन आएगा वहाँ आपको थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, और इस तरह की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। मैं बहुत सारे परसेंटेज में इस तरह की चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। क्या किया मैंने, ये जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसको मैंने 3 मान लिया। अब 3 का 33% क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ यानी 1 कम हुआ है। बी का वेतन ए से 33 सही 1/3% कम है, यानी यदि ए 3 है तो बी हो गया 2। अब क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये 2 है तो 1 ज़्यादा है तो 100 होगा, तो क्या होगा 50%। क्लियर हो गया अपने तौर पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। पूरी तसल्ली से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी तो शुरू भी नहीं हुए। जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत ज़बरदस्त हैं, वो आगे देखिए कितना टफ हो जाएगा सवाल, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को आप चेंज करते हैं। प्रश्न ये है कि मैन पावर में कमी के कारण एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन 25% कम हो जाता है। मैन पावर यानी वर्कर कम हो जाते हैं, जिसके कारण फैक्ट्री का प्रोडक्शन 25% कम हो जाता है। प्रोडक्शन को पहले जैसा रखने के लिए वर्किंग आवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो कह रहा है कि भाई मैन पावर कम हो रहा है, मैन पावर कम हो जा रहा है कितना, 25%। यानी मान लो पहले 100 वर्कर थे तो अब रह जा रहे हैं कितने, 75। लेकिन अब होता है कि पहले जैसा वर्किंग आवर करने के लिए, पहले जैसा रखने के लिए, प्रोडक्शन को पहले जैसा रखना है तो वर्किंग आवर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखो आप कि यदि वर्कर ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन करने में क्या होगा, कम समय लगेगा। और यदि प्रोडक्शन करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि वर्कर कम है। यानी वर्कर में, मैन पावर में और टाइम में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का आपका रिलेशन है। यानी प्रोडक्ट, यदि मैन पावर बढ़ेगा तो समय कम होगा और मैन पावर घटेगा तो समय ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि बिल्कुल ही अपोजिट रिलेशन है। तो मैं यही कह दूंगा कि यहाँ जो वर्किंग आवर है वो कितना हो जाएगा, वर्किंग आवर जो है वो हो जाएगा 75 पहले लगता था तो अब लगेगा 100 आवर। ठीक है, समझ आया बात। क्या मैंने कहा कि मैन पावर पहले यदि 100 वर्कर थे तो अब घट के हो गए 75। तो वर्किंग आवर इसके अपोजिट होता है, क्योंकि यदि वर्कर बढ़ रहे हैं तो वर्किंग आवर कम होगा और यदि वर्कर घट रहे हैं तो वर्किंग आवर बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि यदि मैन पावर 100 से 75 हुए तो वर्किंग आवर 75 से 100 हो जाएंगे। सीधा अपोजिट कर दो। यही पूछा हुआ है अब कि भाई ये बताओ कि वर्किंग आवर में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी जब आपको प्रोडक्शन उतना ही रखना है। तो अब कहोगे कि भाई प्रोडक्शन तो उतना ही रखना है, तो आपको कितना यहाँ वृद्धि किया आपने यहाँ, तो कहोगे सर 75 से 100 किया मैंने, यानी 75 में तो हमें 25 बढ़ाना पड़ गया। तो कहोगे सर 75 में यदि 25 बढ़ाना पड़ गया तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 75 में आपको 25 बढ़ाना पड़ेगा तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 3 75, यह आ गया 100/3, यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी वर्किंग आवर में आपको 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात, समझ आ गई कि नहीं आ गई। मैन पावर बढ़ेंगे समय कम लगेगा, मैन पावर घटेगा समय ज़्यादा लगेगा, यानी बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। तो मैन पावर दिया हुआ है 100-75, तो वर्किंग आवर का रेशियो हो जाएगा 75-100। तो देखो यही पूछा हुआ है कि वर्किंग आवर में कितने वृद्धि हुई, तो 75 से 100 हुआ, यानी 75 में 25 बढ़ गया तो 100 में कितना बढ़ जाएगा, यही आंसर हो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाषा चेंज हुआ था, बाकी क्वेश्चन वही था। प्रश्न यह है कि मूवी की टिकट में यदि 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी टिकट बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि होती है तो उसके इनकम में कितने % की चेंज आएगा। तो चेंज क्या आएगा, उसको बेनिफिट तो होगा, लेकिन कितने % बेनिफिट होगा यही आपको निकालना है। प्रश्न ये है कि मूवी की टिकट में 12.5% की वृद्धि हो गई है, यानी जो टिकट है 12.5% की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यहाँ से 100 से काम नहीं चलेगा, जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे उसको परसेंटेज हटाने हैं। तो 12.5% में जब परसेंटेज हटाओगे तो आएगा 1/8, यानी कि अगर पहले टिकट का मूल्य 8 था तो अब 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया है 9। अब आगे कह रहा है कि सेल ऑफ टिकट
यानी बिक्री जो है टिकट की, यानी दर्शक जो पहले आ रहे थे, जो पहले दर्शक आ रहे थे उनमें भी 8.5% की वृद्धि हुई, क्योंकि टिकट की बिक्री में कितनी हो गई, वृद्धि हो गई है। ये प्राइस है, ध्यान रखना, ये टिकट की प्राइस में वृद्धि हुई है और यहाँ टिकट में वृद्धि हो गई, यानी ज़्यादा लोग देखने भी आ रहे हैं। रेट बढ़ गया है लेकिन लोग बढ़ गए हैं देखने वाले, क्योंकि मूवी ऐसी कुछ होगी। अब ये क्या है, ये है 8 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 17/200, तो इसको कटेगा नहीं, तो ये छोटा नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले यदि 200 लोग देखते थे तो अब 17 बढ़ गए हैं, 217 लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 217 लोग देख रहे हैं। क्या था क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्राइस, जो टिकट की प्राइस थी 12.5% बढ़ती है। 12.5% का मतलब है कि 1/8, यानी पहले यदि 8 रुपये टिकट थी तो 12.5% बढ़ी तो 9 रुपये हो गई। और टिकट जो नंबर ऑफ सेलिंग था, जो सेलिंग था टिकट का, बिक्री थी जो टिकट की, वो पहले 200 थी तो अब 217 हो गई, क्योंकि 8.5% बढ़ गई है टिकट। तो अब पूछा यह है कि उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इनकम में चेंज परसेंट इन इनकम। तो इनकम क्या होता है, अब मान लीजिए आप अपना बारे में सोच लीजिए कि आपने एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं आप, और आपके पास एक मूवी का टिकट का किराया है और दर्शक कितना है वो भी पता है, तो वहाँ से इनकम निकल जाएगी। तो एक टिकट का मूल्य पहले 8 रुपया था तो 200 लोग आ रहे थे, तो यहाँ हो गया आपकी कमाई 1600 रुपया। इनकम कितना हुआ, पहले 8 रुपया टिकट था तो 200 लोग आ रहे थे, 200 टिकट बिक रहा था तो आपके 1600 हो गए। और जब 9 रुपया हुआ तो 217 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से कमाई कितनी होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 7 63, 9 6 15, 9 2 18 और 1 19, यानी 1953। तो कितनी वृद्धि होगी इनकम में, 1600 से 1953 हो रहा है। यानी पहले 1600 कमाई हो रही थी, अब 1953 हो रही है, यानी 353 रुपया बढ़ गया है कमाई। तो 353 रुपया बढ़ गया, यानी 1600 रुपया पर आपका 353 रुपया की कमाई बढ़ गई है। तो परसेंट बतानी है कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 353/16, 16 दूना 32, 3 16 दूना 32, 1/16%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, कितना बढ़ गई है इनकम, 22 × 1/16%। क्लियर हो गया। क्या करना है, इस प्राइस में और टिकट में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकम आ जाएगा, इतना कुछ समझना है। और 2 चीज़ और समझनी है कि जब कभी मिक्स फ्रैक्शन दिया हो तो उसमें परसेंटेज हटा देनी है। जैसे यहाँ 12.5% दिया था और 8.5% दिया था, तो दोनों को परसेंटेज हटाने के बाद आपको इस तरह से करना है, और प्राइस मल्टीप्लाई टिकट इक्वल टू इनकम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एंट्री फीस में 25% की कमी आती है एक म्यूजियम में। एक म्यूजियम है जिसके एंट्री फीस में यदि 25% कम कर दिया जाता है तो जो लोग हैं आने वाले उनमें 50% की वृद्धि हो जाती है। एक म्यूजियम में यदि एंट्री फीस 25% कम किया जाता है तो जो विजिट करने वाले लोग हैं म्यूजियम को वो 50% बढ़ जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ एंट्री, यानी कि अब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा इनकम, ये आपको बतानी है। कलेक्शन जो होगा एंट्री फी का वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जिस तरह से हमने किया मूवी टिकट वाला उसी तरह का प्रश्न है। यानी जो एंट्री फीस है, एंट्री फी है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, अब फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं काम, 1/4 होता है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/4, और क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्री फी में 25% कमी आ गई है म्यूजियम की। तो 25% कमी आने का मतलब यदि पहले 4 रुपया फी था तो 25% कम, यानी 1 रुपया कम हो गया है, यानी अब आ गया है फीस 3 रुपया। पहले 4 रुपया फीस थी, अब 3 रुपया हो गया है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल, यानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 50% बढ़ जाते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे सर 1/2, ये क्या पूछने वाली बात है। यानी पहले 2 लोग आते थे तो अब कितने आएंगे, 3 लोग। पहले 2 लोग विजिट करते थे, अब कर रहे हैं 3 लोग विजिट। तो यही पूछा हुआ है कि भाई एंट्री फी जो कलेक्शन हुआ पूरा, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी आई है। तो आप कहोगे सर यहाँ फी भी बढ़ा है, फी कम हुआ है और लोग बढ़ गए हैं, तो क्या करेंगे, हमें कलेक्शन करना है। तो यदि एक फी में, एंट्री फी में और लोग से गुणा कर दें तो हमें कलेक्शन पता चल जाएगा। तो पहले 4 रुपये एंट्री फी थी, 2 लोग आ रहे थे, इसका मतलब 8 रुपये की कमाई हो रही थी। और
उसके बाद जब रेट कम हुआ तो 3 रुपया फीस हुआ और 3 लोग भी आ रहे हैं, तो यहाँ 3 गुना 3 यानी 9 रुपये की कमाई हुई। तो 8 रुपये की पहले हो रही थी, 9 रुपये की अब हो रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, यानी एंट्री फी में वृद्धि हुई है। तो क्या हो गया, कितना वृद्धि हुई है, परसेंट पूछा हुआ है, तो 8 रुपया में 1 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 8 रुपये की 1 रुपये में वृद्धि हुई तो 100 में कितनी हो जाएगी, तो हो गया सर 4 दूना 8, ये आ गया 25, यानी कि 25/2 इक्वल टू 12/1/2% की वृद्धि हुई। यानी जो एंट्री फीस थी, जो कलेक्शन था पूरा फीस का, वो रेट बढ़ने के बाद, रेट घटने के बाद म्यूजियम का 12.5% बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लोग 50% बढ़ गए हैं। फीस तो डिक्रीज हुआ है लेकिन लोग इंक्रीज हो गए हैं 50%, जिसके कारण जो एंट्री फीस थी उसके पूरा कलेक्शन में वो 12.5% की वृद्धि हुई है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्या करना था, एंट्री फीस 25% कम हुई, यानी 4 रुपये से 3 रुपये हो गई, और लोग 50% बढ़ गए, यानी पहले 2 लोग आ रहे थे तो अब कितने आएंगे, 3 लोग। तो पहले कमाई कितनी थी, 4 दूना 8, यानी 4 रुपये एंट्री फीस था तो 2 लोग आ रहे थे, तो 4 दूना 8 रुपये की कमाई होती थी। और उसके बाद जब कम हुआ फीस तो 3 रुपया रेट हो गया, लेकिन 3 रुपये कम हुआ तो लोग 2 की बजाय 3 आने लगे, यानी यहाँ से कमाई कितनी हुई, 3 रुपये एंट्री फीस, 3 लोग आ रहे हैं तो 3 तिया 9, यानी पहले 8 की कमाई अब 9 की कमाई, तो 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, 8 में 1 बढ़ गया, 100 में कितना बढ़ेगा, यही हो गया परसेंटेज। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, मजदूर वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक मजदूर की प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी हो गई। यदि उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 रुपये थी, तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा ऐसा कर दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया। तो दोस्तों दिया हुआ है कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई है, और एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि उसकी मजदूरी हफ्ते में कितनी मिल रही है, उस पैसे के चक्कर में नहीं फंसना। क्यों नहीं फंसना है, आइए समझते हैं। क्या दिया हुआ कि प्रति घंटे मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हो रही है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का क्या मतलब है कि यदि मजदूरी साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये थी तो कितनी हो गई है, 8 रुपये से 9 रुपये हो गई है। साप्ताहिक मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है, सॉरी साप्ताहिक नहीं, प्रति घंटे की मजदूरी 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपये हो गई है, लेकिन प्रति सप्ताह काम करने के घंटे में 10% की कमी आ गई है। अब घंटे में प्रति सप्ताह कितनी कमी आ गई, प्रति सप्ताह यदि कमी आ गई है 10%, इसका मतलब कि घंटे में भी कमी आ गई है। प्रति सप्ताह कमी यानी क्या मतलब है, परसेंट कम हुआ है, इसका मतलब कि हर जगह कमी आ गई है। तो 10% की कमी आ गई है क्या, वर्किंग आवर में, काम के घंटों में, कार्य घंटों में कितनी कमी आ गई है, 10% की कमी आ गई है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि यदि पहले 10 घंटे काम हो रहा था तो अब कितने हो रहा है, 9 घंटे हो रहे हैं। अब ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन समझिए, कि मूल साप्ताहिक मजदूरी 40 घंटे के लिए 38,400 थी, तो नई साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए ये सबसे पहले दिया हुआ है जो 40 घंटे के लिए मजदूरी कुछ भी हो, हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 38,400, लेकिन हमसे बढ़ने के बाद मजदूरी नहीं पूछी हुई है, हमसे पूछा हुआ परसेंटेज चेंज। तो हमें ये नहीं पता कि वो 40 घंटे की या 50 घंटे की मजदूरी क्या लेता है, साप्ताहिक मजदूरी क्या लेता है। हमें तो परसेंटेज से मतलब है, हमें 1 घंटे की भी मजदूरी का परसेंटेज मिल जाए तो बात एक ही होगी। तो अब यहाँ समझिए, मजदूरी 8 रुपया, कार्य घंटे 10 रुपया, मजदूरी ये 1 घंटे की है, ये पर आवर की है, ध्यान रखना, पर आवर की मजदूरी दी हुई है, पर आवर की मजदूरी दी हुई है। यहाँ कार्य घंटे दिए हुए 10 घंटे से बढ़ के 9 घंटे, तो यहाँ मजदूरी कितनी होगी, तो कहोगे सर 8 रुपया मिल रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे के मिल जाएंगे उसको 80 रुपया मजदूर को। और क्योंकि 12.5% बढ़ गई है, यानी 9 रुपये हो गया है घंटा बढ़ के, उसका क्या हो गया, कार्य के घंटे घट गए, कितना 10% घटे हैं। तो पहले 10 हो रहा था, अब 9 हो रहा है, तो यहाँ से 9 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 9 घंटे का उसका हो गया 81 रुपया। तो पहले उसे 80 रुपया मिल रहा था, अब उसे 81 रुपया मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो 38,400 पे नहीं जाना है 40 घंटे में, क्योंकि यहाँ आपसे मजदूरी नहीं पूछी है, आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आपको सिर्फ किसी भी तरह से मजदूरी निकाल लेनी है, 1 घंटे का निकाल लो, 1 दिन का निकाल लो, 1 सप्ताह का निकाल लो,
दोनों कंडीशन में निकाल लो, वहाँ से परसेंटेज देख लेनी है। आपको नहीं जाना कि एक सप्ताह के लिया या एक दिन का लिया। हमने कार्य घंटा निकाल लिया कि भाई ये जब 8 रुपये प्रति घंटे काम कर रहा था तो 10 घंटे काम मिल रहा था, उसे 80 रुपये मिल गया। और जब यदि 9 रुपये प्रति घंटा जब काम करना शुरू किया तो उसे 9 घंटे ही काम मिला, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है वर्किंग आवर में, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मिल रहा है आपसे 81 रुपया। तो कितने रुपये उसकी वृद्धि हुई? तो कहोगे सर 80 में सिर्फ 1 रुपया बढ़ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 80 में कितना बढ़ रहा है? जितना बढ़ेगा उसमें 1 रुपया। तो 100 में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 बचे 10, 2 चौके 8, 5/4, ये करोगे तो 1.25% आंसर। तो 1.25% की उसको वृद्धि मिला है एक्चुअल कमाई में, उसकी वृद्धि में। ठीक है, समझ आई बात? अब ये साप्ताहिक हुआ है, 1 साल का हुआ है। ये तो पूछा हुआ है कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि होगी। अरे साप्ताहिक होगी, 1 घंटे की कुछ भी होगी। जो परसेंटेज की बात आ गई है तो 1 घंटा निकाल के ही परसेंटेज साप्ताहिक कह दो, या 1 घंटे निकाल के ही पूरे महीने का कह दो। जब परसेंटेज की बात हो गई तो साप्ताहिक से मतलब नहीं है। साप्ताहिक का मतलब तब होता जब एक्चुअल वैल्यू पूछा होता कि 1 सप्ताह का उसका वेतन कितना होता, तब फर्क आता है 1 सप्ताह के वेतन में और 30 दिन के वेतन में फर्क आता है। लेकिन परसेंटेज में फर्क नहीं आता। 1 सप्ताह के परसेंटेज वृद्धि और पूरे 1 महीने के परसेंटेज वृद्धि में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस 40 घंटे और ये 38,400 में उलझना नहीं है। समझ आ गई बात? आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, जिसके कारण उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है तो X का मान क्या होगा? देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। कितना क्या कहे सवाल? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, प्राइस में 20% की कमी हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि पहले यदि 5 रुपया था उसकी कीमत, तो घट के कितना हो गया है? 4 रुपये, क्योंकि 1 रुपये के यहाँ से कमी आ गई है। अब आगे क्वेश्चन कहता है जिसके कारण किसी उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। अब जैसे ही कमी आ गई है प्राइस में किसी वस्तु की, वस्तु के बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में कितनी? X% की वृद्धि हो जाती है। X% की वृद्धि हो जाती है वस्तु की बिक्री में। यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है, यानी टोटल राजस्व में उसे वृद्धि हुई है कितना? 20%। इसका मतलब कि यदि पहले उसे 100 रुपया वो कमाता था तो अब वो कितना? 125 रुपये कमा रहा है। ऐसे भी लिख सकते थे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी यदि पहले 4 रुपये कमाता था तो अब ये 1 रुपया बढ़ गया तो अब 5 रुपये कमा रहा है। ये दोनों में से मैं यही लिख देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि हम छोटा छोटा चीज़ें ले रहे हैं। तो रिवेन्यू कितना हो गया? 4 रुपया से 5 रुपया। अब कहता है कि भाई X की वैल्यू निकालो। X% बिक्री बढ़ी है, जिसके कारण रिवेन्यू 4 रुपया से 5 रुपया हो गया है। तो आपको क्या निकालना है? X का मान निकालना है कि कितने % बढ़ी है बिक्री। अब दोस्तों, अब उसका रिवेन्यू 4 रुपया था, यानी उसका राजस्व टोटल 4 रुपया बना। किस कीमत पे बेचा? तो 5 रुपये हिसाब से बेचा। तो यानी वस्तु का मूल्य जब 5 रुपया था तो टोटल 4 रुपये कमा रहा है। तो आप कहोगे सर 5 रुपया मूल्य था, 4 रुपये कैसे कमा रहा है? तो भाई ये रेशियो की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों जगह 1-1 जीरो बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको कहने में थोड़ा अच्छा लगे। ये सारा क्या है? ये रेशियो में है चीज़ें, इसलिए ये कितना भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको भी 50 और 40 लिख सकता हूँ। तो क्या है कि यदि टोटल 40 रुपये जब रिवेन्यू थी तो उसे एक वस्तु 5 रुपये की थी, यानी कितनी वस्तु बेची होगी? वस्तु कितनी बेची होगी? वस्तु कितनी बिकी होगी? 40 रुपया टोटल आया हुआ है रिवेन्यू, और 5 रुपये के एक हिसाब एक वस्तु बेचा है। 5 रुपये क्या? एक वस्तु बेचा है, और 40 रुपये तक बेचा है। इसका मतलब कि 8 वस्तु बेचा होगा। और यहाँ वो बेचता है 50 रुपया रिवेन्यू कमाता है और 4 रुपये का एक वस्तु बेचता है। तो आपको हो गया सर 50/4 2, और ये हो गया 25, यानी 12.5। यानी कितना वस्तु बेचा होगा? 12.5, यानी 12.5 वस्तु बेचा होगा। तो यही पूछा हुआ है कि वस्तु में कितने % की वृद्धि हुई है। अब जितने % की वृद्धि हुई है उसी का मान यहाँ दिया हुआ है X%। कह रहा है कि X% की वृद्धि हुई है वस्तु को बेचने में। मैंने कैसे निकाला? मैंने ऐसे निकाला कि मान लो एक वस्तु 5 रुपये की है, तो बेच कितना रहा है? रिवेन्यू पहले 40 रुपये थी,
तो भाई 5 रुपये के एक वस्तु बेच रहा है और टोटल 40 रुपये उसके पास आ रहा है, इसका मतलब कि 8 वस्तु बेचा है। लेकिन क्योंकि रिवेन्यू कितना बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है, तो ये 40 के बजाय अब 50 रुपया मिल रहा है उसे। अब 50 रुपये का टोटल उसे मिला हुआ है शाम को, और एक वस्तु 4 रुपये को बेचा है, इसका मतलब कितने 12.5 वस्तु बेचा है। तो पूछा हुआ है कि वस्तु में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, x% की। तो यहाँ देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे सर 8 से 12.5 हो गया, यानी प्लस 4.5 की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है 4.5 की, इसका मतलब कि 8 में 4.5 की वृद्धि हुई है, तो 100 में कितने की होगी, यहाँ से परसेंटेज हटा तो पॉइंट हटाओगे तो आ गया 0, 5 से कटाओगे तो 5 से आ गया 16, 5 से कटाओगे तो 5 नंबर 45, 4 से कटाओगे 4 से हो गए 16, 4 से कटाओगे 25, तो 25 नमा होता है 225/4, 4 से कटोगे तो ये आ गया 4 5 20, 4 6 24, 1/4, यानी 56 सही 1/4% की वृद्धि होगी। यही हो गया आपका आंसर, या और लिखो तो 56.25%, ये हो गया आंसर। यानी ये x का मान कितना है, 56.25%। इस सवाल में सिर्फ इतना आपको समझना था कि दिया हुआ है कीमत, एक वस्तु की कीमत दी हुई है, शुरुआत में 5 रुपये थी, घट रहा है 20%, तो 5 रुपये थी तो 4 रुपये हो गई। लेकिन पूछा हुआ है कि वृद्धि x% हो जाती है, वस्तु की वृद्धि कितनी हो जाती है, वस्तु की बिक्री में वृद्धि हो जाती है x%। अब x% वृद्धि हो जाती है, अब x% कितना है यही निकालना है। लेकिन ये 1% निकालने के लिए एक डाटा और दिया हुआ है कि राजस्व रिवेन्यू कितना बढ़ जाता है, 25% वृद्धि हो जाती है। यानी 25% का मतलब है कि ये 100 था तो यहाँ 125 हो गई, या 40 था तो 50 हो गया। रेशियो में कुछ भी ले लो, बस 25% बढ़ा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया 40 से 50 हो गया। यहाँ 100 से 125 भी करके आप आराम से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 100 में 5 से भाग देते तो आ जाता 20, यानी पहले 20 की बिक्री थी, और यहाँ 125 में 4 के भाग देते तो भी कुछ आता, और यहाँ से जो परसेंटेज चेंज आता, कितना वृद्धि हुई, वो यही आता, अलग नहीं आता, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज कभी अलग अलग नहीं आते हैं, चाहे समय कितना भी हो, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, यदि कंडीशन एक है तो इस तरह से कुछ सवाल को आपको करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो मेज का नया मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका ट्रिक बताता हूँ कि एकदम आसान तरीका से एक लाइन में यदि नया मूल्य निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिक। क्या लिखता हूँ मैं, ट्रिक। ट्रिक क्या होता है, नया मूल्य, यानी न्यू प्राइस के लिए इस तरह के प्रश्न में अगर नया मूल्य निकालना हो, इस तरह के कई प्रश्न हैं, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ जो भी दिया हो, रुपीज़ जो भी दिया हो मल्टीप्लाई परसेंटेज, ठीक है। और बटे में लिख देना है, क्या बटे में लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका क्या मतलब है, तो देखिए अब रुपीज़ कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 रुपये की बात हुई है, तो यहाँ लिख देंगे आप 25,000 रुपया, ठीक है। परसेंटेज कितना बात हुआ है, तो कह रहा है 25% बढ़ाया गया है, तो यहाँ कर देंगे, ये परसेंटेज का मतलब है 25%। लेकिन ध्यान रखना, ये 25% लिख रहे हो, लेकिन परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो आपको इसके लिए नीचे 100 लिख लेना है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। उसके बाद आ रही है नंबर ऑफ आर्टिकल, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल की बात हुई है, तो 25 मेज कम खरीदता है या ज़्यादा खरीदता है। जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं भी हो, बढ़ने वाला हो घटने वाला हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ आगे 25, ये इसको सॉल्व कर देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, नया प्राइस आ जाएगा, न्यू प्राइस आ जाएगा। तो 25 से 25 खत्म हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये आ गया 250 रुपया मेज का नया मूल्य है। यही हो गया आपका आंसर। समझ आ गई क्या, रुपीज़ मल्टीप्लाई परसेंटेज बटे नंबर ऑफ आर्टिकल, जो भी क्वेश्चन में दिया हो इसी तरह के। ध्यान रखना यहाँ है कि परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाता है, बस ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। या ऐसे भी कर सकते हो कि 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परसेंटेज, यहाँ लिख दो, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। अब ये तो हो गया ट्रिक कि आपने एक लाइन में इसको आंसर निकाल लिया। अब इसका यदि आपको समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए हम उसको समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है आपको,
तो सीधी बात है, स्किप कर दीजिए वीडियो, आगे बढ़ जाइए आप। लेकिन मेरे हिसाब से जानना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप और भी इधर उधर की चीज़ें पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि 25% से रेट बढ़ता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी प्राइस पहले 4 था तो वो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब 4 से 5 हो रहा है, तो मेज की क्वांटिटी जो आप खरीदोगे वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा? पहले 4 रुपये में खरीदता था 5 मेज, और 5 रुपये में खरीदता है 4 मेज। मैंने कहा कि जैसे ही किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो आप कम खरीद पाते हो, यानी रेट का और क्वांटिटी का, कंजम्पशन का जो आपका रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है। इसका मतलब है कि यदि प्राइस का रेशियो 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वांटिटी, यानी पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है, तो कितना कम खरीद रहा है? तो कहोगे सर ये 1 कम खरीद रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि 25 मेज कम खरीदता है, यानी इस 1 की वैल्यू 25 है। तो पूछा हुआ है कि नया मूल्य निकालना है, तो नया मूल्य के लिए नया में कितना आइटम खरीद पाता है? तो वो कह रहे हो सर यहाँ तो 4 दिया हुआ है कि नया में 4 आइटम खरीद पाता है जब रेट बढ़ जाता है। नया मतलब क्या है? नया मूल्य का मतलब जब रेट बढ़ गया है, तो रेट बढ़ने के बाद यहाँ 4 खरीद पाता है, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कहोगे सर ये तो हो जाएगी 100, यानी कि 100 मेज खरीदता है रेट बढ़ने के बाद। इस 4 की वैल्यू 100 है, और टोटल रुपया कितना है? उसके पास 25,000 रुपया है, यानी 25,000 रुपया में 25,000 रुपया में वो 100 मेज खरीद पाता है रेट बढ़ने के बाद। तो मूल्य बताना है आपका मेज का, तो क्या करोगे? इस 25,000 को यदि 100 से डिवाइड कर दो तो एक मेज का मूल्य पता चल जाएगा। तो 25,000/100, तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 250। तो ये आ गया आपका न्यू रेट। अब बात आती है यहाँ एक चीज़ समझने वाला कि यदि पुराना रेट निकालना हो, ओल्ड प्राइस निकालना हो, यानी रेट बढ़ने से पहले एक मेज का प्राइस क्या था, ये अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको भी बहुत आसान तरीका है। यहाँ 4 वैल्यू निकाला, रेट बढ़ने के बाद 4 की वैल्यू 5 है, तो रेट बढ़ने से पहले 5 खरीदता था, तो यहाँ 1 की वैल्यू 25 है, तो यहाँ से आप 5 की वैल्यू निकाल कि 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कहोगे सर 1 की वैल्यू 25, तो 5 की वैल्यू 125। अब इस 5 की वैल्यू 125 आ गई। अब 5 की वैल्यू जब 125 आ गई, इसका मतलब है कि 25,000 रुपया में रेट बढ़ने से पहले वो 125 मेज खरीदता था, लेकिन रेट बढ़ जाने के कारण ये केवल 100 मेज खरीद पाता है। तो रेट बढ़ने के बाद यानी नया रेट 250 रुपया है। अगर पुराना रेट निकालना है तो आपको इस 250 रुपया में, 2,500 रुपया में, 25,000 रुपया में 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 125 दूना होता है 250, ये आ गया 200 रुपया में एक मेज खरीदता था रेट बढ़ने से पहले। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया? समझ गए आप? मैंने क्या किया कि यहाँ 4 की वैल्यू निकाला था, यहाँ मैंने 5 की वैल्यू निकाली है, तो 5 की वैल्यू आ गई 125। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रेट बढ़ने से पहले वो 125 मेज खरीदता था। तो कितना रुपया में खरीदता था? रुपया तो सीमित है, 25,000 रुपया ही है आपके पास, तो वो 25,000 रुपया में 125 मेज खरीदता था, और रेट बढ़ जाने के बाद 25,000 रुपया में 100 मेज खरीद पाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि 25,000 में 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नया मूल्य यानी बढ़ने के बाद, और 25,000 रुपया में यदि 125 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पुराना मूल्य यानी रेट बढ़ने से पहले। एक और तरीका था यहाँ से निकालने का, जैसे ही न्यू रेट निकाल लिया आपने, ठीक है, मैं डिटेल में बनाता हूँ वीडियो, यदि अच्छा लग रहा हो तो आप देखिए, और नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई एंगल से आपको एक चीज़ को बताऊँ ताकि आप बिल्कुल ही उलझने की स्थिति आपको ना बने, और इधर से उधर से भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा तो आप उसको कैच कर लें। अब देखिए एक और तरीका हो सकता था, नया रेट आपने निकाल लिया, पुराना रेट निकालना है। आपको ये पता है कि ये जो रेट है वे 25% बढ़ा हुआ रेट है। ये रेट क्या है? 25% बढ़ने के बाद है। इसका मतलब है, मैं यहाँ खींचता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो 250 रुपया है वो क्या है? एक्चुअल जो रेट है उससे 25% अधिक है, यानी ये 125% है। ये जो 250 रुपया है, ये 250 रुपया आया है, ये क्या है? रेट बढ़ने के बाद मेज का मूल्य है यानी नया मूल्य है। तो नया मूल्य का मतलब क्या कि 25% रेट जब बढ़ गया है तब है। इसका मतलब है कि 125% की वैल्यू 250 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है।
तो 25 से काटोगे तो ये 125 दूना 250 और ये आ गया 200। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 200 आ गया उल्टी प्राइस। तो कई तरीके हैं एक चीज़ को निकालने का, आपको सिर्फ समझना है। मैथ में एक बार यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है तो आप कई तरह से एक ही प्रश्न को कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कई प्रश्न हैं इस तरह के और ज़रूर आपको समझ जाएगा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 45 रुपये में 16.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ चीनी का मूल्य है कि 18% कम हो जाता है। अब 18% कम हो जाता है तो मैं यदि ट्रिक से जाऊँ, इसको ट्रिक से मैं बनाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा? न्यू रेट। पहले मैं किसी भी चीज़ में सबसे पहले मैं न्यू रेट निकालूंगा, चाहे पुराना रेट भी क्यों ना पूछा गया है। इसमें नया रेट ही पूछा गया है, लेकिन अगर पुराना रेट भी पूछा गया है तो नया रेट निकालेंगे। तो क्या होता है? ये होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ये होता है रुपया। मैं रुपया का साइन लिख देता हूँ यहाँ, रुपया मल्टीप्लाई परसेंटेज बट्टे नंबर ऑफ आर्टिकल, यही होता है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, और ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है रुपया। रुपया कितने की बात हुई है? 45 रुपये की बात हुई है क्वेश्चन में। तो 45 रुपये मल्टीप्लाई परसेंट, परसेंट का मतलब 18। अब ध्यान रखना यहाँ 18% नहीं लिखना है, परसेंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। और नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कितने आर्टिकल की बात हुई है, नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी जो भी दिया हो, यहाँ क्या क्वांटिटी की बात हुई है तो यहाँ क्वांटिटी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ आर्टिकल की जगह, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की बात हुई है तो क्वांटिटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 16.2। क्लियर हो गया? तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करोगे, नया रेट आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर 0 आएगा, 18 से काटोगे तो 18 से 10 बार में ये 18 9 162 9 25 45, ये आ गया 50। इसका मतलब कि आपके पास 50 रुपये प्रति केजी चावल मिल रहा है, नया रेट है इसका। ठीक है, नया रेट पूछा हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि इसका पुराना रेट आपको समझना होता, पुराना रेट निकालना होता, तो क्या करते? तो आप ये करते, मैंने बताया इससे पहले कि 50 रुपया वो रेट है जब रेट क्या हो गया है, कम हो चुका है। इसका मतलब कि ये 50 किसकी वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यानी ये 50 जो है वो 18% कम होने के बाद की रेट है। तो ये 50 है वो कितना परसेंट है, 50 जो है वो 82% है। तो 100 कितना होगा, यही हो जाएगा आपका ओल्ड प्राइस। क्या होगा? ओल्ड प्राइस। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया, ये 50 नया रेट है, तो नया रेट का मतलब 18% कम किया गया रेट है। तो 18% कम करने का मतलब कि ये 50 है वो 82% है, तो घटने से पहले यानी 100%, तो कितना हो जाएगा? ओल्ड प्राइस। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो ओल्ड प्राइस आएगा। इसमें क्वेश्चन में नया प्राइस ही पूछा हुआ है आपसे, नई कीमत पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन निकालने का तरीका यही है। अब इस क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट बताऊं या ना बताऊं, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी ट्रिक से आप ध्यान रखना, ये जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये ध्यान रखना, बेस्ट ट्रिक है। ये ट्रिक शायद ही आपको यूट्यूब की दुनिया में मिले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिक मैंने सॉल्व करते करते सोचा कि इसको और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इस ट्रिक को बनाया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मेरा अगर अच्छा लग रहा हो, अगर ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन वीडियो यहाँ मिलता रहता है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 27 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी के मूल कीमत और कम हुई कीमत पर अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? यानी चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। अब 10% कम होती है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नया रेट निकालूंगा। ठीक है, पूछा ये है कि नया रेट और पुराना रेट में प्रति किलोग्राम कितना अंतर है। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा ना कि न्यू रेट मैं निकालूंगा, चाहे सवाल कुछ भी दिया हो। तो न्यू रेट निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि जो भी रुपया दिया हो, उसके बाद जो परसेंटेज दिया हो, उसके बाद जो क्वांटिटी दी हुई हो, और ये परसेंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा। ये आप समझते हैं। ठीक है, तो रुपया कितना है, तो रुपया कितना दिया हुआ है इसमें
कि 270 रुपये की बात हो रही है, तो 270 रुपया मल्टीप्लाई परसेंटेज, परसेंटेज है 10% कम होता है, यानी हमें 10 से मतलब है, अब परसेंट रहेगा 10% में, तो यहाँ आ गया 100 और नीचे आ गया क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता है, ज़्यादा खरीदता है कम खरीदता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको जो भी क्वांटिटी दी हुई है या नंबर ऑफ कोई आर्टिकल है तो उस आर्टिकल की संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा भाई हमारा यानी 27/5, 5 से काटोगे तो 5 × 5 = 25, पॉइंट आया 5 × 4 = 20, यानी 5.4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आ गया नया रेट। अब हमें चाहिए पुराना रेट, तो पुराना रेट निकालने का क्या तरीका है, तो पुराना रेट निकालने का ये तरीका है कि इसमें क्या है, अब ये है 10% कम किया गया है रेट, ठीक है ना। नया रेट का मतलब क्या है कि 10% कम करने के बाद हमारा ये रेट आया है, तो यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4.5, ये 90% है, 90% 4.5 है, तो 100% क्या होगा, क्योंकि ये 10% कम किया गया रेट है, 10% कम करने का मतलब है ये 90% रेट है, तो 100% क्या होगा, 100% निकाल दूंगा तो ओल्ड प्राइस आ गया जो कम होने से पहले था। तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 0, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 9 6 क्या आ गया 54, यानी जो ओल्ड प्राइस आया, ओल्ड प्राइस आया ये हमारा आ गया 6 रुपया, ओल्ड प्राइस आ गया 6 रुपये प्रति केजी। लेकिन पूछा हुआ है कि भाई अंतर कितना है, किस चीज़ का अंतर पूछा हुआ है कि प्रति किलोग्राम जो बढ़ी हुई कीमत यानी मूल कीमत और नई कीमत कम हुई कीमत में अंतर क्या है। तो आप देखते हैं कि जो कम की हुई कीमत यानी इसको नया कीमत कह लीजिए, ये 4.5 है, सॉरी 5.4 है, और यहाँ जो एक्चुअल कीमत है जो वास्तविक मूल्य है वो 6 रुपया है। तो कितने का अंतर है, यहाँ 6 रुपया पहले था, 5.4 रुपया अभी आ गया, इसका मतलब कि 0.60 पैसे का अंतर आया है, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, 60 पैसे का अंतर है, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुछ पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तक कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या था, यानी ओल्ड प्राइस क्या था ये बताना है, यानी वृद्धि होने से पहले का मूल्य बतानी है। अब दिया हुआ है कि 40% की वृद्धि होती है, हमें नहीं पता 40% हो चाहे कुछ भी हो, न्यू रेट का सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो ये होता है क्या रुपया। अब रुपया कितना दिया हुआ है तो 84 मल्टीप्लाई परसेंट होता है 40, परसेंट रहूँगा तो नीचे आ जाएगा 0। उसके बाद आता है क्वांटिटी, यानी इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, तो कहोगे सर 8 पुस्तक कम खरीद रहा है, तो अब इसको आप काट दो, 0 4 से 4 खत्म, 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 2 से काटोगे तो ये आ गया 21, 2 से काटोगे सॉरी 42, ये आ गया 42/10, इसको 2 से काटोगे 21 आ गया 5। अब 21/5 आ गया, ये क्या है, ये न्यू रेट है, ये तो हो गया जब पुस्तक में वृद्धि हो गई है 40% की, लेकिन वृद्धि से पहले निकालना और आरंभिक मूल्य का मतलब है कि वृद्धि से पहले, तो 40% वृद्धि हुआ है ना, इसका मतलब कि ये कितना है 140% है, यानी 21/5 जो मूल्य है ये 140% है, तो 100% क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो 100% होती है, तो 100% क्या होगा ये आपको बता देना है। तो काटो इसको, 0 से 0 खत्म हो गया, 7 से 7 दूना 14, 7 या 21, ये आ गया 5 से 5 दूना 10, 2 से 2, ये आ गया 3 रुपया प्रति पुस्तक उसका मूल्य है, यही हो गया आपका आंसर। क्या किया मैंने, सबसे पहले न्यू प्राइस निकाल दिया, नया प्राइस निकाल दिया 21/5। 21/5 क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है। बढ़ा हुआ मूल्य का क्या मतलब है कि 40% जब वृद्धि हो गई है, इसका मतलब कि ये 140% का मान है। 100% एक्चुअल वैल्यू होती है कोई भी चीज़, तो 100% का मान क्या होगा, वही होगा आपका एक्चुअल वास्तविक प्राइस। यहाँ दिया हुआ आरंभिक मूल्य और वास्तविक प्राइस दोनों एक ही चीज़ होती है, तो वास्तविक प्राइस क्या है इसका 3 रुपया प्रति पुस्तक। लेकिन बढ़ने के बाद 40% बढ़ गई है, तब कितना हो गया है, इसको काटोगे 5 × 20, 5 दूना 10, यानी 4 रुपये 20 पैसा। बढ़ने के बाद 4 रुपये 20 पैसा और आरंभिक मूल्य 3 रुपये प्रति पुस्तक। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक नई टाइप की ओर चलते हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला क्वेश्चन दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन क्लास आपको लगातार यहाँ मिलते रहते हैं। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन समझ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखने को मिलेगा आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम कम गेहूं खरीदता है। उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं
खरीदा जा सकता था। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है। 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, इसमें नया मूल्य या पुराना मूल्य नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नया रेट निकालेंगे, उसके बाद पुराना रेट निकालेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि क्या करना है। देखिए पहले नया रेट निकाल के देखते हैं, न्यू रेट निकालते हैं। पहले न्यू रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि रुपया कितना है 1 मल्टीप्लाई परसेंट, 10% की बात हो रही है, परसेंट हटाऊंगा ये आ जाएगा नीचे 0। उसके बाद आता है क्वांटिटी या नंबर ऑफ आर्टिकल। क्वांटिटी है 50 ग्राम, तो मैं 50 ग्राम यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान रखना मैं ग्राम की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0 से 0 और ये आ गया। अगर ग्राम को अगर मैं केजी में बदल लूँ तो क्या हो जाएगा, 1000 से मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000। थोड़ा सा बढ़िया रहेगा अगर हम केजी में इसको बदल लें, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इस 1000 को हटा देता हूँ। अब क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 गुना आ गया 10। इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से आ गया हमारा नया मूल्य आया। ध्यान रखना न्यू रेट का फॉर्मूला लगाया हमने। इस 50 ग्राम को मैं केजी में बदलूंगा तो 1000 से क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो 1000 ये ऊपर चला गया है। बस इतना ही किया हूँ, बाकी जो आया उसके बाद आ गया 2 रुपये पर केजी। अब ये तो आया नया मूल्य। नया मूल्य का मतलब क्या है, नया मूल्य का मतलब 10% कम होने के बाद। तो 10% कम होने के बाद मूल्य ये है, 10% कम होने का मतलब ये 2 जो है 90% है, तो 100 क्या होगा, इससे आ जाएगा हमारा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य या इसी को कहते हैं ओल्ड प्राइस, या इसी को कहते हैं हम आरंभिक मूल्य। ये तीनों चीज़ कहते हैं, ये ध्यान रखना है इसी चीज़ को। तो क्या आ जाएगा 0 से 0, ये आ गया 20/9, ये आ गया ओल्ड प्राइस 20/9। लेकिन पूछा ये है कि 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। क्या कह रहे हैं, कमी से पहले, कमी से पहले, कमी से पहले, कमी से पहले, यानी नया रेट ये है, कम होने के बाद रेट ये है, लेकिन कमी से पहले कितना खरीदा जा सकता था। 20/9 रुपये पर केजी मिल रहा है गेहूँ, 20/9 रुपये पर केजी गेहूँ है। कब, जब रेट कम होने से पहले। तो इतना मिल रहा है 1 केजी, यानी 20/9 रुपया में मिल रहा है कितना, 1 केजी। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में क्या मिलेगा, 1 रुपये में कम मिलेगा। तो 1 रुपये में कम मिलेगा मतलब क्या है कि 1 बटे ये आ जाएगा 9 ऊपर 20 नीचे, तो ये क्या आएगा, ये केजी में आएगा। अब मुझे ग्राम में बदलना होगा, तो ग्राम में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ गया 0 से 0, 0 से 0, 2 से करूँगा तो आएगा 50, ये आ गया 9 × 5 = 45, 450 ग्राम हमें मिलेगा 1 रुपया में कमी होने से पहले। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कितना ग्राम मिलेगा, 450 ग्राम मिलेगा 1 रुपया में। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि गेहूं के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं कम खरीदा जाता है। इस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, ये आपको बतानी है। कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। मैंने न्यू रेट निकाल लिया कि भाई नया रेट है 1 रुपये में 2 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, 2 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि भाई पुराना मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। तो पुराना मूल्य निकालने के जब रेट हमने देखा कि भाई 2 नया मूल्य है, जब ये कम हो रहा है प्राइस 10%, यानी ये 90% है, तो 100% क्या आ गया 20/9, यानी 20/9 रुपये में मिल रहा है 1 केजी, जो पुराना प्राइस है कम होने से पहले। 20/9 रुपये में 1 केजी, तो 1 रुपये में 1 × 9/20 उल्टा हो गया। और ये तो ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि क्यों आएगा, सॉरी ये तो केजी में आता, ये क्या आता केजी में आता, तो मैं इसको ग्राम में बदल दिया। तो ग्राम में बदलूंगा तो 1000 से गुना कर दिया और ये आ जाएगा हमारा 450 ग्राम, यानी 1 रुपये में कमी से पहले 450 ग्राम हम खरीद पाते गेहूँ। यही इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया, समझ गए, तो ओके है। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार सवाल है अगला टाइप, अगर आप इसको बना देते हैं तो समझ लेना कि इस टॉपिक का आप बेताज बादशाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब खाद्य सामग्री के रेट में 25% की वृद्धि होती है तो एक फैमिली अपना खपत इस तरह घटाती है ताकि उसके खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। तो बताइए कि फैमिली ने कंजम्पशन को, अपनी खपत को कितने % कम किया है। तो अब देखिए दिया हुआ है कि रेट खाद्य सामग्री की 25% बढ़ जाता है। रेट क्या बढ़ जाता है,
रेट 25% बढ़ जाता है, तो आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि पहले यदि 4 रेट था तो अब हो जाता है 5। और इसके कारण एक परिवार है वो अपना एक्सपेंडिचर इस तरह से करता है कि उसके एक्सपेंडिचर में केवल 5% की वृद्धि होती है, यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी पहले उसका 20 था तो कितना बढ़ गया, ये हो गया 21। आपको बताना ये है कि वो अपनी खपत में कितने % की कमी की है, ठीक है, ताकि केवल 5% ही वृद्धि हो पाया है उसके एक्सपेंस में। तो आपको एक चीज समझनी है कि 3 चीज किसी चीज में होती है। क्या होता है, एक होता है रेट, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है कंजम्पशन। ये 3 चीज होती है। इन तीनों चीजों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, कंजम्पशन क्या होता है, यदि रेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, यहां से आप ज्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस होता है कि जो आपने कंज्यूम किया, तो मैं कंजम्पशन के लिए इसी लिखता हूं, जो आपने कंज्यूम किया उसको यदि रेट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। खर्चा क्या होता है, खर्चा होता है कि कोई भी वस्तु जितना आपने ली और जितनी ली उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया एक्सपेंस, यानी कंजम्पशन में, खपत में, और उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको खर्चा मिल जाता है। लेकिन यहाँ रेट और खर्चा दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, कंजम्पशन। तो यहाँ से देखिए, यानी यहाँ से क्या आ गया फॉर्मूला, E = C × R। E का मतलब एक्सपेंस, C का मतलब खपत और R का मतलब है कि मूल्य क्या है, रेट क्या है। तो यहाँ C = क्या हो जाएगा, C = क्या होगा, यहाँ E और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। तो कंजम्पशन = होता है E/R, यानी कि खर्चा अपॉन में रेट, खर्चा अपॉन में रेट। तो आपको ये चीजें दी हुई हैं, खर्चा दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा। यहाँ से कंजम्पशन कैसे मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ आपने फॉर्मूला जो बताया है, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ जो फॉर्मूला बताया आपने कि कंजम्पशन निकालने के लिए उसके खर्च में और रेट से डिवाइड कर दो तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा। तो एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस है 20, रेट क्या है 4। तो यानी कि पहले जब 4 रुपये रेट था तो और 20 रुपये एक्सपेंस होता था तो आपको इतना खपत था, और एक आ गया 21/5, एक आपका आ गया 20/4 और एक आ गया 21/5। तो अब आपके खपत में कितनी वृद्धि हुई है वो आप यहाँ से पता लगा लोगे। तो यहाँ से करोगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया 21/5। 21/5 का मतलब है कि 5 × 20, 1 बचा, 10 हुआ, 5 दूना 10। अब यहाँ देखो कि खपत में कितनी कमी आई है। तो पहले यानी 5 यूनिट यदि खपत करता था तो यहाँ अब कितना कर रहा है, 4.2 यूनिट खपत कर रहा है, क्योंकि रेट तो 25% बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि केवल वो 5% अपना खर्च बढ़ाना चाहती है। तो बताइए कि खपत में कितने % की कमी की होगी। तो पहले खपत 5 था, अब हो गया 4.2, तो खपत कितना कम हो गया, तो आप कहोगे सर 0.8 का खपत कम हो गया है। तो परसेंटेज कम कितना है, तो 5 में 0.8 कम हुआ है, तो 100 में क्या होगा, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ गया 1 0, 50 दूना 100 आ गया, ये आ गया 16%, यानी उसकी खपत में 16% की कमी आई होगी। तब जाके वो 25% रेट बढ़ने के बाद अपनी खर्चा में केवल 5% बढ़ाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, रेट दिया हुआ था 25% बढ़ रहा है, यानी 4 से 5 हो गया रेट, एक्सपेंस 5% बढ़ रहा है, केवल खर्चा 5% बढ़ाना चाहता है, तो 20 से 21 हो गया। तो क्या होता है, कंजम्पशन पे हमें कंजम्पशन से कंपेरिजन करना है कि भाई पहले की खपत से अब कितना कम कर रहा है कि 25% रेट बढ़ने के बाद खर्चा केवल उसका 5% ही बढ़ता है। क्योंकि एक्चुअल यदि खपत कम नहीं किया होता तो 25% बढ़ गया रेट, तो खपत भी 25% बढ़ गया होता, लेकिन खर्चा केवल 5% बढ़ाता है। तो क्या होगा, कंजम्पशन, खपत कम किया होगा। तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, यहाँ रेट दिया हुआ है, यहाँ एक्सपेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक रिलेशन यहाँ बताया था कि यदि एक्सपेंस में रेट से डिवाइड कर दो तो आ जाता है कंजम्पशन, यानी 20/4। 20 खर्चा था, 4 रुपये प्रति kg खरीद रहा है, यानी कि 5 खपत कर रहा था।
और बढ़ने के बाद जब एक्सपेंस बढ़ता है तो 21 हो जाता है, लेकिन यहाँ रेट भी बढ़ गया है, 4 से 5 हो गया है, यानी टोटल खर्च में से यदि 5 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा कि भाई 4.2 यूनिट खपत करता था। तो पहले 5 यूनिट करता था, अब 4.2 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब कि 0.8 यूनिट कम कर रहा है। तो 5 में 0.8 यूनिट कम कर रहा है, तो आपको बताना है कि 100 में कितना कम करेगा, यहाँ से आएगा तो 16% कमी आएगी। यही होगा आपका आंसर। आइए, अगर ये समझ नहीं आया तो एक प्रश्न और कर लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, एक किसान अपना खर्च केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो कितना प्रतिशत से अपना उपभोग कम करना चाहिए। अब देखिए, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, ठीक है। 26% की वृद्धि होने का मतलब है कि प्राइस डीजल का पहले यदि 100 था तो अब हो जा रहा है 126, ठीक है। और अपना खर्च 15% बढ़ाना चाहता है, खर्च केवल 15% बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस केवल 100 से 115 हो गया। एक्सपेंस कितना हो गया है, 100 से 115। तो पूछा है कि भाई उपभोग में कितने कमी करनी पड़ेगी ये बताओ। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उपभोग कंजम्पशन क्या होगा। तो मैंने कहा था ना कि यदि टोटल खर्चा में से यदि रेट को डिवाइड कर दो, यानी प्राइस दिया हुआ 100 रुपया, तो ये आ जाएगा कि भाई पहले 100 रुपया रेट था, 100 रुपये खर्चा करता है, इसका मतलब कि ये हो गया आपका खपत पहले। अब यहाँ आ गया 115/126, यानी पहले ये खपत करता था, अब ये खपत कर रहा है। तो ये तो काटूंगा तो 1 हो जाएगा। अब यदि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो क्या हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 126 और यहाँ आ गया 115। इसका मतलब है कि पहले खपत यदि 126 करता था तो अब कर रहा है 115। तो यहाँ कितना कम कर रहा है, तो कहोगे सर यहाँ तो 11 कम कर रहा है, क्योंकि 126 में से 115 निकालोगे तो ये आ जाएगा 11। तो इसका मतलब कि 126 पे 11 कम कर रहा है, तो 100 पे कितना कम करेगा, यही आपको बतानी है। तो ये कैसे करोगे, तो ये आ गया आपका 1100/126, और जब इसको आप डिवाइड दोगे, भाग करोगे, तो ये आ जाएगा 9.5%। यही आपका हो गया आंसर। इसका मतलब कि 9.5% से कम करेगा वो अपनी खपत, तब जाके 26% रेट बढ़ने के बावजूद, 26% रेट बढ़ने के बावजूद उसकी खर्च में केवल 15% का इंक्रीज आएगा। 15% इंक्रीज कब आएगा, जब वो अपने खपत में 9.5% की कमी कर देगा। तो यही पूछा भी है कि कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ऐसे एक और यदि मैं इसका ट्रिक आपको बताना चाहूँ तो क्या ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। हालांकि वो कोई लॉजिक नहीं है उसमें। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यहाँ 100 मान लेनी है, ठीक, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और जितना रेट बढ़ा हुआ है उसको इस तरह से एक खांचा खींचो और यहाँ लिख दो, तो 100 से 126 होगी, क्योंकि 26% बढ़ गया। नीचे खर्चा कितना बढ़ गया है, खर्चा केवल हुआ है 115। 100% 15% बढ़ा है ना, खर्चा 15% बढ़ा है और रेट 26% बढ़ा है, तो ये आ गया 115। अब यहाँ से अंतर देख लेना है कितने का है, तो कहोगे सर अंतर तो 11 का है, 11 कम हो रहा है। तो 126 में 11 कम हो रहा है, तो 100 में कितना कम होगा, ये जो आएगा 1100/26, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा 9.5%। तो ये भी एक तरीका है निकालने का कि एक तरफ यहाँ रेट लिख दो, एक तरफ एक्सपेंस लिख दो, और उसके बाद जो यहाँ डिफरेंस आया उसको ये ऊपर वाले से रेट से कंप्रोमाइज़ करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, इसको भी लिख लेनी है अगर ये याद रहे तो। लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह के ट्रिक में, क्योंकि इस तरह की कई ट्रिकें बन जाती हैं। इतनी मोटी बुक जब पढ़नी है तो इस तरह की कई ट्रिकें निकल जाएंगी आंसर निकालने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये टिकाऊ है, समझदारी भरा काम है, इसलिए इसको भी लिख लीजिए। याद रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद रहे तो फिर तो कंसेप्ट है ही। तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पूरी डिटेल में मैंने प्रयास किया है इस पूरी टॉपिक को ख़त्म करने का कि वृद्धि और कमी परसेंट जो पूछे जाते हैं, नया मूल, पुराना मूल, 4 किलो अनाज अधिक खरीदता है, 4 किलो अनाज कम खरीदता है, इन सभी सवालों का मैंने इसमें समेटने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का डिटेल वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।